कैसे हो आप सभी लोग? वेल, आई होप बढ़िया होंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये शायद ही इस चैप्टर का लास्ट वीडियो हो सकता है, बिकॉज हमारा चैप्टर जो है एटली यू कैन से ऑलमोस्ट 97 या 95% कंप्लीट हो चुका है। और कुछ 2-3 टॉपिक्स बाकी हैं, उसको डिस्कस करने के बाद हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक है, अगर और भी कुछ बाकी रहेगा तो मैं अपलोड करूँगा ज़रूर। ओके, तो हमने पिछले वीडियो में वॉशिंग सोडा के यूजेस को पढ़ा, वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ा, बेकिंग सोडा पढ़ा, बेकिंग पाउडर पढ़ा। अब मैं तुमको एक और बात बता देता हूँ। वॉशिंग सोडा में एक टर्म था, एक यूज़ था कि भाई ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में मदद करता है। इसको मैंने इतना डिटेल में समझाया नहीं था, बस मैंने बोला था कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस, ठीक है, नाइट्रेट्स हो गए, क्लोराइड्स हो गए, सल्फेट्स को, ठीक है, इनको बॉइलिंग के मदद से हम इसको हटा नहीं सकते बाय एनी फिजिकल मीन्स, है ना। और यही जाकर पानी को हार्ड कर देते हैं। पानी का हार्ड होना मतलब सख्त होने का मतलब नहीं है ना। तुम तो सोचोगे भाई हार्ड मतलब सख्त, लोहे जैसा। नहीं, हार्ड का कुछ अलग ही मतलब है, अलग ही मीनिंग है यहाँ पर। क्या मीनिंग है आइए देखते हैं। तो आपको मैं अभी डिफरेंस बता देता हूँ सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर के बीच में। व्हाट इज़ द डिफरेंस? एक्चुअली डिफरेंस कुछ ऐसा है कि हार्ड वाटर जो है उसको हार्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें डिज़ोल्व्ड मेटल आयंस का जो क्वांटिटी होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, सो कंटेन्स large amounts of dissolved ions। तो जैसे कि बेसिकली कौन से आयंस होते हैं? कैल्शियम के आयन और मैग्नीशियम के आयंस। ओके, सो कंटेन्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ डिज़ोल्व्ड आयंस। तो इसमें बेसिकली जो आयंस होते हैं वो होता है अपना कैल्शियम Ca2+ आयन, और है अपना मैग्नीशियम Mg2+ आयन। ये दोनों मेनली होते हैं। इनके वजह से ही वाटर को हम हार्ड कहते हैं। इनके वजह से वाटर जो है उसका हार्डनेस बढ़ जाता है। ठीक है, और सॉफ्ट वाटर का मतलब क्या है? सॉफ्ट वाटर का मतलब है डजंट कंटेन लार्ज एक्सेस ऑफ डिज़ॉल्व्ड आयंस। मतलब इसमें जो डिज़ॉल्व्ड आयंस है उनका जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो ज़्यादा नहीं है। मतलब ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा हुआ तो वो हो जाएगा हार्ड वाटर, अगर नॉर्मल रहा, ठीक ठाक रहा, तो हम कहेंगे उसको सॉफ्ट वाटर। ठीक है, एक्चुअली सॉफ्ट वाटर हम ड्रिंक करते हैं। हमारे जो घरों में जो पानी आता है वो सॉफ्ट वाटर होता है। ठीक है, और हार्ड वाटर एक्चुअली इसको भी मतलब फिज़िकल प्रोसेस से, फिज़िकल मीन्स इट कैनॉट बी यू कैन से, क्या कहते हैं उसको, रेक्टिफाई। ओके, इसको हम ठीक नहीं कर सकते। परमानेंट हार्डनेस को हम ठीक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो परमानेंट हार्डनेस को ठीक करने का कोई ज़रिया नहीं है, मतलब फिज़िकल ज़रिया नहीं है, लेकिन केमिकल ज़रिया ज़रूर है। और केमिकल ज़रिया कैसा है बताऊंगा। तो अभी पहले तुम ये समझो कि परमानेंट हार्डनेस और टेम्पोररी हार्डनेस क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर तो लिखा है कि परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट मतलब जिस हार्डनेस में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होंगे, ओके, और जिसको हम किसी फिज़िकल प्रोसेस से क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक ठाक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक नहीं कर सकते हैं मतलब इस आयंस को हम फिज़िकल प्रोसेस से सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो कैनॉट बी सेपरेट आउट बाय फिज़िकल मीन्स या फिर फिज़िकल प्रोसेस। ठीक है, अब फिज़िकल प्रोसेस मतलब कि हाउस होल्ड हम जो करते हैं, हाउस होल्ड में अगर कुछ होता है, मतलब घरों में ऐसा कुछ हमारे पास सब्सटेंस नहीं है जिससे कि हम इस परमानेंट हार्डनेस को दूर कर सकें। ओके,
मतलब घरेलू इलाज हमारे पास नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम टेम्पररी के बारे में पढ़ते हैं। टेम्पररी हार्डनेस क्या है? तो नाम से टेम्पररी है तो काम भी टेम्पररी है, ठीक है। टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस का मतलब होता है कि जिसको हम हाउस होल्ड, अच्छा इसमें फिजिकल प्रोसेस की जगह पर तुम हाउस होल्ड टेक्निक्स लिख दो, अच्छा होगा। कैनॉट बी सेपरेटेड बाय हाउस होल्ड टेक्निक्स, तो ये सुनने में भी अच्छा लगेगा, हाउस होल्ड टेक्निक्स। और टेम्पररी हार्डनेस मतलब ये होता किस लिए, पहले देखते हैं। ये होता है इज कॉज्ड बाय मेटल आयंस, ये एक्चुअली मेटल आयंस के लिए होता है, मेटल आयंस that can be separate out, that can be separate out, that can be separated out, sorry, that can be separated out by household techniques। मतलब हाउस होल्ड टेक्निक का मदद लेकर हम इसको सेपरेट कर सकते हैं इस मेटल आयंस को, जब टेम्पररी हार्डनेस होगा। लेकिन परमानेंट हार्डनेस में हम उस हाउस होल्ड टेक्निक्स का कोई मतलब उसके कोई इससे कोई फ़ायदा नहीं होता हमें, ठीक है। हार्डनेस रह जाता है, परमानेंट हार्डनेस। हाउस होल्ड टेक्निक्स, ओके। अच्छा, जो मैं बोल रहा था, तो इसको हम फिर कैसे ठीक करें, कैसे इसको हम रिमूव करें इस परमानेंट हार्डनेस को। तो इसको करने का एक टेक्निक है। क्या टेक्निक है? इसका नाम क्या है भाई? नाम है इसका आयन एक्सचेंज मेथड। क्या नाम है इसका? आयन एक्सचेंज मेथड। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो इसको रिमूव करने का जो तरीका है, तरीका का नाम है आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड, इस मेथड का यूज़ करके जो परमानेंट हार्डनेस है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। द परमानेंट हार्डनेस, द परमानेंट हार्डनेस caused by calcium and magnesium ions can be removed, by a complex inorganic salt called, इस इनऑर्गेनिक सॉल्ट का नाम है परम्यूटेट, परम्यूटाइट एक्चुअली, सॉरी, परम्यूटाइट, परम्यूटाइट। तो क्या होता है कि जब इसमें क्या यूज़ किया जाता है? इसमें यूज़ किया जाता है एक्चुअली परम्यूटाइट। अब ये परम्यूटाइट क्या है भाई? ये परम्यूटाइट क्या है एक्चुअली भाई साहब? हाँ, परम्यूटाइट जो होता है ये एक तरीके का मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर भाई? मिक्सचर होता है किसका? मिक्सचर ऑफ सोडा ऐश, और सोडा ऐश के बारे में आपको मैंने पहले बताया था, दैट इज़ सोडियम कार्बोनेट। इसके बाद सैंड, रेत, है ना, रेत को केमिकल का फॉर्मूला है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2। और है एल्यूमिना, जिसका फॉर्मूला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना भी कहते हैं इसको। फ्यूज्ड टुगेदर, और फ्यूज्ड का मतलब होता है कि इन तीनों चीज़ों को स्ट्रांगली हीट किया जाता है। इट इज़ स्ट्रांगली हीटेड एंड देन दे आर मिक्सड टुगेदर, ओके। इन तीनों को एक साथ एक ही कटोरी पे लेकर, मतलब एक ही सब्सटेंस पे, एक ही कुछ बॉइलिंग जगह पर लेकर तीनों को बहुत स्ट्रांगली हीट किया जाता है, फिर जो बनता है वही होता है अपना परम्यूटाइट, ओके। फ्यूज्ड मतलब स्ट्रांगली हीटेड,
स्ट्रांगली हीटेड। ओके, तो ये याद रखना है आपको कि इस परमानेंट हार्डनेस को हटाने का एक ही तरीका है क्या, एक कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सॉल्ट का मदद लेंगे हम, जिसका नाम है परम्यूटाइट, जिससे क्या हो जाएगा, ये परमानेंट हार्डनेस चला जाएगा। ठीक है, यही एक तरीका है जिससे कि हम इसको कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं, प्लास्टर सॉरी क्या बोलते हैं इसको, परमानेंट हार्डनेस को। ओके, इसके बाद हम आ चुके हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, सेकेंड लास्ट टॉपिक आई गेस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी फॉर्म होता है अपना NaCl से। ओके, इसका बेसिक कंपोनेंट NaCl है। वेल NaCl से तो बनता नहीं है, बट इट इज़ ऑल्सो ए सॉल्ट। ठीक है, मैंने गलत बोला, सॉरी फॉर दैट। ये एक्चुअली NaCl से बनता नहीं है, बट दिस इज़ अ salt which are used by us in our day-to-day life. Okay, तो ये कुछ अलग है। ठीक है, ये NaCl से नहीं बनता है, फिर भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस इज़ वन काइंड ऑफ सॉल्ट। ओके, सॉल्ट जैसा है ये, पाउडर ही होता है ये। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बाद करते हैं ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको POP भी कहा जाता है। एंड नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और इसका कहा क्या जाता है इसको, तो इसको कहा जाता है, इट इज सेड CaSO4 डॉट हाफ H2O को कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी किस लिए? हेमी मतलब क्या, हमने मैथ्स में पढ़ा था हेमीस्फीयर। हेमी मतलब क्या, स्फीयर का आधा, तो हाफ मतलब आधा, इसलिए हेमी वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, हेमी हाइड्रेट। ओके, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को पढ़ने के वक्त हमें एक और चीज़ को पढ़ना पड़ता है, वो क्या है, वो है अपना जिप्सम। नाउ व्हाट इज जिप्सम? जिप्सम एक्चुअली एक ऐसा यू कैन से कि सब्सटेंस है जिससे कि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हैं। ठीक है, बाय सम केमिकल रिएक्शंस ऑब्वियसली। तो क्या होता है देखो, तो मैं भी बताता हूँ, रुको ठीक है, थोड़ा सा वेट, लेट मी टेल यू। तो अभी हम बात करने वाले हैं जिप्सम के बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, अरे जिप्सम के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जिप्सम, इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला है CaSO4 डॉट 2H2O। ठीक है, लगभग सेम ही है, बस यहाँ पर हाफ मॉलिक्यूल था, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं। और फिर यहाँ पर इसका नाम, इसको बुलाया जाता है कुछ ऐसे, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। डाई मतलब क्या, दो। ओके, डाई मतलब दो। ठीक है, डाई का मतलब होता है दो, डाईहाइड्रेट। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जिप्सम के बारे में आपको पता चल चुका है थोड़ा बहुत। अब ये देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया कैसे जाता है। हाउ इज़ POP प्रिपेयर्ड? तो प्रिपेयर्ड करने के लिए तो भाई प्रिपरेशन की ज़रूरत है, तो प्रिपरेशन देखते हैं सबसे पहले। प्रिपरेशन देखते हैं जी, आइए। प्रिपरेशन प्रिपरेशन में क्या होता है, जो अपना जिप्सम होता है, जिप्सम, ठीक है, जिप्सम को अपना हीट किया जाता है। जिप्सम CaSO4 डॉट 2H2O is carefully heated. Now why it is
सेड केयरफुली हीटेड, ये मैं आपको थोड़ा बाद में बताने वाला हूँ। और इसका जो टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री से ज़्यादा। ओके, इसको केयरफुली हीट किया जाता है कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस, अभी उससे ज़्यादा टेम्परेचर में ही हम करेंगे। ओके, तो 100 डिग्री सेल्सियस इज़ द मेन। ओके, अगर इससे ज़्यादा और ज़्यादा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद क्या मिलता है हमें? हमें मिलता है अपना POP, दैट इज़ कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O प्लस 1 होल 1/2 H2, ठीक है, इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O मतलब वाटर। तो ये है अपना POP और ये बाकी का है अपना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ओके, अब हम सेम प्रोसेस मतलब उल्टा करके हम कर सकते हैं। देखो, हम उल्टा करके जिप्सम को भी फॉर्म कर सकते हैं। ये हमारा जिप्सम है ना, दिस इज़ अवर जिप्सम। तो अब हम क्या करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम फॉर्म करके दिखाएंगे। देखो कैसे, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, ठीक है। जब इसको हम वाटर में डालेंगे, ठीक है, या फिर ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद बन जाता है अपना कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O और वही है अपना जिप्सम। तो ये अपना POP है और ये अपना जिप्सम है। ओके, दिस इज जिप्सम। और अपना जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये एक वाइट पाउडर है, वाइट पाउडर, ठीक है। जब इसको हम पानी में मिक्स करते हैं तब ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है जिप्सम। और जिप्सम एक्चुअली सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। अभी भाई कोई सा भी सीमेंट हो तो उसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है वो अपना जिप्सम होता है। क्यों भाई? बिकॉज मेरे भाई जिप्सम के पास होता है हार्डनिंग कैरेक्टर्स, हार्डनिंग फीचर्स नहीं, हार्डनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, हार्डनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि तुम अगर जिप्सम को थोड़ी देर ऐसे छोड़ दोगे एक्सपोज टू एयर तो ये देखोगे ये सूख जाता है। सूखने के बाद ये एकदम हार्ड हो जाता है, एकदम कड़क हो जाता है, ठीक है, एकदम सॉलिड हो जाता है, हार्ड सॉलिड। तो ये क्या करता है? तो इसको यूज़ किया जाता है भाई अपना सीमेंट में, ठीक है, सीमेंट में। क्योंकि सीमेंट क्या होता है, आपने देखा होगा अपने घरों में अगर आपने देखा होगा कि जो अपने वर्कर्स होते हैं वो अगर कोई वॉल को सीमेंटिंग करते हैं या फिर कुछ भी सीमेंट यूज़ करते हैं तो इसको एक्चुअली प्लास्टर करने में यूज़ किया जाता है। एंड अभी आपको मैं बता देता हूँ कि इसके यूजेस क्या है एक्चुअली। ओके, व्हाट आर द यूजेस। एंड ऑल्सो आपको थोड़ा याद रखना है कि भाई जो अपना जिप्सम होता है जब इसको हीट किया जाता है एज यू कैन सी, तो ये जो है अपना 3/4 ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज़ करता है। 3/4 मतलब 2 में से 3/4 को हटा दो, इतना आता है, आता तो है भाई 8 - 3/5/4। ओके, तो वाटर का 3/4% ये क्या करता है? लूज़ कर देता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड फॉर्म्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इट लूजेस 3/4 ऑफ इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब ये वाला पार्ट की बात कर रहा हूँ। और करने के बाद क्या बन जाता है? हमें अपना POP मिलता है। ओके, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे के रखा है मैंने। अगर एंड एक और बात, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस में ही होना चाहिए, ज़्यादा हुआ तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस इज़ द मस्ट। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो क्या प्रॉब्लम होगा? अगर इससे ज़्यादा हुआ तो जितने भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे वो सारे के सारे सूख जाएंगे। तो व्हेन, ये याद रखो, व्हेन जिप्सम
when gypsum is heated, when gypsum is heated for gypsum is heated for heated above 100 degrees Celsius, then all of its water of crystallization is eliminated, and anhydrous calcium sulfate, means only CaSO4, called dead burnt plaster is formed. तो क्या होगा, जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर में हीट करने लगेंगे, तब ये अपने अंदर जितने भी ये तुमको दिख रहा है कि इतना 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में रहता है, तो ये सारे के सारे सूख जाएंगे, तो ये पूरा एलिमिनेट हो जाएगा और रहेगा क्या, रहेगा अपना बस ये कैल्शियम सल्फेट। और इस कैल्शियम सल्फेट को हम कहते हैं एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। एनहाइड्रस क्यों, हाइड्रस का मतलब क्या, पानी वाला, एनहाइड्रस मतलब पानी के बिना, तो अभी क्योंकि ये पानी के बिना है इसको हम एक नाम देते हैं एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। इसको कहा जाता है एनहाइड्रस सॉल्ट भी, ओके। और इसको एक और नाम से पुकारा जाता है डेड बर्न्ड प्लास्टर, मतलब जला हुआ प्लास्टर, ठीक है, जला हुआ प्लास्टर ये फॉर्म होता है, ठीक है। तो ज़्यादा ऐसा नहीं भाई कि यहाँ पर लिखा है केयरफुली हीटेड, हम करेंगे भाई, हीट करेंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर में, और लास्ट में तुमको क्या मिलेगा, जला हुआ प्लास्टर। तुमको पेरिस ऑफ प्लास्टर नहीं मिलेगा, सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं मिलेगा, तुमको क्या मिलेगा, तुमको जला हुआ प्लास्टर मिलेगा, ओके। और एक और बात, जो अपना एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट है या फिर कह सकते हो डेड बर्न्ड प्लास्टर है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ नहीं है प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह। जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में तुम्हारा ये सोल्यूबल होता है वाटर में, नॉट सोल्यूबल एक्चुअली, यू कैन से वाटर इसके अंदर चला जाता है और ये एक सोल्यूशन बनाता है, ठीक है, थिक सोल्यूशन, सीमेंट जैसा, सीमेंट सोल्यूशन आपने देखा होगा, सीमेंट का बहुत गाढ़ा होता है, बहुत यू कैन से थिक होता है वो सोल्यूशन, ऐसे मोट, ठीक है ना, तो ऐसा सोल्यूशन बनता है, ठीक है। लेकिन डेड बर्न में ऐसा सोल्यूशन नहीं बन नहीं पाता, ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसा, ओके। अब क्वेश्चन आता है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि भाई ये तो ठीक ठाक है भाई, सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन हाफ मॉलिक्यूल पॉसिबल कैसे है, क्या ये हाफ मॉलिक्यूल पॉसिबल है, क्या सोचा है तुमने कभी भी कि भाई हाफ मॉलिक्यूल कैसे हो सकता है, आधा मॉलिक्यूल कैसा हो सकता है तो पूरा हो सकता है, हाँ भाई 2 मॉलिक्यूल तो हो सकते हैं, ये पूरा आधा होल नंबर है, लेकिन ये फ्रैक्शनल में भाई क्या ये पॉसिबल भी है ना, क्वेश्चन आ सकता है क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर इसको लिखा क्यों गया है, इसका लिखने का सिग्निफिकेंस क्या है, बात करेंगे। उससे पहले ये एक और बात, जब मैं यहाँ पर एक इक्वेशन दे देता हूँ, जब तुम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हीट करोगे तब क्या फॉर्म होता है, देखो, तब फॉर्म होता है ओनली कैल्शियम सल्फेट प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ओके। तो ये जो कैल्शियम सल्फेट है इसको हम कहते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट, और ये मॉइस्चर या फिर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करने की क्षमता है इसमें, ठीक है, एब्जॉर्ब करने की क्षमता है। एब्जॉर्ब्स वाटर या फिर कह सकते हो मॉइस्चर, ओके।
अच्छा, तो अब हम असली मुद्दे पर बात करते हैं। तो देखो, हमें पता है कि भाई हाफ मॉलिक्यूल तो पॉसिबल है नहीं, है ना। हाफ मॉलिक्यूल तो पॉसिबल है नहीं। तो भाई ये हाफ मॉलिक्यूल लिखने का क्या रीज़न है? तो पहले आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर आपको मैं धीरे धीरे एडवांस में थोड़ा सा एडवांस बात करेंगे, ठीक है। ज़्यादा इसमें प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो, तो क्या होता है कि जो अपना, सपोज़ मैंने बोला कि एक एप्पल है, ठीक है, एक सेब है, इसको एक पेड़ से लिया गया है, ठीक है, पेड़ से लिया गया। लेने के बाद उस एक एप्पल को 4 लोगों में बांटा गया है, ओके। तो एक इंसान कितना की पीस खा पाएगा इसका? 1/4। 1 person विल बी एबल टू ईट द 1/4 ऑफ द एप्पल। तो अगर मैं पूछूं कि भाई क्या एप्पल पेड़ में ही क्या 1/4 पीस में था, क्या ऐसा तुम कहोगे? यस और नो? यू विल से भाई क्या सवाल है ये। पेड़ में तो भाई एप्पल पूरा 1 था, इसका होल नंबर था। जब हमने खाया तब हमने टुकड़ा करके खाया, टुकड़े बना के खाए, टुकड़े या फिर टुकड़ा जो है हमने खाया, 1/4 पीस हमने खाया। लेकिन इसका जो मेन सोर्स है उसमें ये 1 ही था, लेकिन हमने इसे टुकड़े किए, करने के बाद खाए, 1/4 पीस किया। वैसे ही यहाँ पर एक्चुअली में ये 1/2 एक्चुअली में दिखावा है, ठीक है। एक्चुअली 1/2 है नहीं, ठीक है। लेकिन जब ये यूज़ होता है तो बस इतना ही यूज़ हो सकता है एट मोस्ट, ओके। तो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, एक क्वेश्चन आता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंस ऑफ हाफ H2O इन प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके। तो इसको समझने के लिए थोड़ा एडवांस बातें मुझे करनी पड़ेंगी। क्या? इस एडवांस बात को शुरू करने के लिए मुझे बात करना पड़ेगा एक सब्सटेंस के बारे में जिसका नाम है क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस क्या है ये चीज़? क्रिस्टल लेटिस का मतलब कि एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, रेगुलर अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट? रेगुलर, लेकिन 3D अरेंजमेंट, 3 डायमेंशनल, नॉट 2D, ठीक है। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, लेकिन किसका भाया? पार्टिकल्स का एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्रिस्टल लेटिस। अब इसमें होता क्या है यार, समझते हैं। तो ये जो क्रिस्टल लेटिस है, इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, अब ये तो एक अरेंजमेंट है, सपोज मान लेते टिश्यू है ये, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ भाई कि टिश्यू का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तुम बोलोगे भाई सेल, क्योंकि सेल का कलेक्शन या फिर ग्रुप को भी हम कहते हैं टिश्यू। तो टिश्यू का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? इसका स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल। लेकिन क्रिस्टल लेटिस का भी सिमिलर ही है, इसका स्मॉलेस्ट यूनिट है यूनिट सेल, ठीक है, यूनिट सेल। और एक साइंटिस्ट है, तो इसको जिन्होंने मतलब डिस्कवर किया था, ठीक है, क्रिस्टल लेटिस के उस यूनिट सेल को, उन साइंटिस्ट का नाम है अगस्टी वेविस। अगस्टी वेविस, ओके। इन्होंने अपने लाइफ में मतलब अपने करियर में 7 यूनिट सेल्स का डिस्कवरी किया था, 7 यूनिट सेल्स, ओके। सो व्हाट आर द 7 यूनिट सेल्स? तो पहला है क्यूबिक, नंबर 1 इज क्यूबिक, नंबर 2 इज टेट्रागोनल। ये सब बातें अभी ज़रूरी नहीं है, मैं बस थोड़ा सा हाई लेवल की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। ऑर्थोरोम्बिक, नंबर 4 हेक्सागोनल, ठीक है, हेक्सागोनल। नंबर 5 पर है रोम्बोहेड्रल या फिर ट्राइगोनल, रोम्बोहेड्रल या फिर ट्राइगोनल। नंबर 6 मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक,
ठीक है, ये 7 यूनिट सेल्स इन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। अभी हम बात करने वाले 7 यूनिट सेल्स में से पहला क्यूबिक सेल के बारे में। ठीक है, ये आसान होता है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो सपोज मैंने एक क्रिस्टल लेटिस लिया, ठीक है, क्यूबिक लेटिस। ओके, तो क्यूबिक लेटिस दिखने में कैसा होता है? क्यूब जैसा होता है। तो मैं क्यूब ड्रॉ करता हूँ, देखो ये अपना एक छोटा सा क्यूब, थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको ऐसे। तो क्यूबिक लेटिस दिखने में कुछ ऐसा होता है। इसको ज्वाइन कर देते हैं, 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 इसको ज्वाइन कर देते हैं। ओके, अब इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं। ओके, और बड़ा करता हूँ। ठीक है, अरे 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 ये तो ठीक है। अब देखो क्या होता है। तो इस क्यूब में यह है क्यूबिक लेटिस। ओके, द नेम इज क्यूबिक लेटिस। क्यूबिक लेटिस। तो इस लेंथ को यहाँ से यहाँ तक, इस लेंथ को ए माना गया है, इस लेंथ को बी माना गया है, और इस लेंथ को सी माना गया है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब इस एंगल को कहा गया है अल्फ़ा। इस एंगल को कहा गया है अल्फ़ा, और फिर इस एंगल को कहा गया है बीटा। ओके, इस एंगल को क्या कहा गया है? बीटा। बीटा का थोड़ा सा ऐसा, और इस एंगल को कहा गया है गामा। ऐसे होता है गामा। ठीक है, अरे यार अरे अभी चलो, ठीक है, ऐसा होता है गामा। और इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा वेट करो। इसमें क्या होता है कि अल्फ़ा, बीटा और जो अपना गामा है, उन सब का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, और जो अपना A इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी है, ये होता है, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होता है। ठीक है, अभी एक और टाइप का मैं ले रहा हूँ। now आई एम टेकिंग अनदर टाइप ऑफ लेटिस, जो कि थोड़ा सा क्यूबिक नहीं है, थोड़ा लंबा है, वो रेक्टेंगुलर टाइप का है। देखो कैसा है, लाइक दिस, ऐसा। अच्छा रुको, थोड़ा सा वेट। और यहाँ से ऐसा, यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है, यहाँ पर ऐसा, और यहाँ पर भी सेम टू सेम। ओके, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? अच्छा, कोई बात नहीं। बस, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप का लेटिस है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, इसमें अल्फ़ा, बीटा, गामा ये तो 90 डिग्री होते ही हैं, लेकिन A इक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल्स टू सी होता है। ठीक है, बस थोड़ा सा नॉलेज मैंने आपको दे कर रखा है, बस थोड़ा सा। ओके, सेम ये अपना A है, ये A है। अच्छा रुको, ये A है, ये B है मान लेते हैं, और ये अपना C है। ओके, तो
ए बी सी, ये एंगल अल्फ़ा, ये एंगल बीटा, ये एंगल गामा। ओके, अच्छा अब हम मेन मुद्दे पर बात करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं मैंने एक NaCl का क्यूबिक क्यूबिक लेटिस लिया है NaCl का। ठीक है, आसान सा है, सॉल्ट, ये भी सॉल्ट ही है। ठीक है, तो सॉल्ट का हमने एक लिया, तो सपोज यही लिया हमने। ठीक है, यही लिया, क्यूबिक लेटिस है। ओके, तो इसको कॉपी कर लेते हैं आराम से। इसके बाद इसको हटा देते हैं। ये सब नहीं चाहिए। तो आइए अभी अच्छे से इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ओके, तो सपोज हमने लिया NaCl। ओके, यू नो NaCl में Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है। ओके, अब देखो क्या, तो Cl जो होते हैं, जो Cl मतलब क्लोराइड के आयन्स होते हैं, वो हर एक कॉर्नर पर बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, मतलब कॉर्नर मतलब वर्टेक्स। ओके, एज कॉर्नर मतलब वर्टेक्स, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऐसे। ओके, और इस साइड के एकदम मिडल पे होते हैं, यहाँ पर, फिर इस वाले साइड के एकदम मिडल पे यहाँ पर, फिर इसके साइड में एकदम मिडल पे, इसके एकदम मिडल पे, इसके एकदम मिडल पे, और पीछे वाले के एकदम मिडल पे। ओके, मतलब कि ये जो तुमको दिख रहा है, ये जो फेस है, फेस इसके मिडल पे, मतलब ऐसा इसके एकदम मिडल पे होता है, इसके कॉर्नर्स में भी होता है। ओके, ठीक है, अब Cl माइनस तो यहाँ पर रहते हैं, और Na प्लस कहाँ पर रहता है? Na प्लस रहता है अपना एकदम H के एकदम मिडल पे, मिड पॉइंट पर। यहाँ पर Na प्लस इस H के एकदम मिडल पॉइंट पर, 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 यहाँ पर, यहाँ पर, और कहाँ रहता है? और अपना सेंटर में रहता है। ओके, एकदम बीच में, एकदम बीच में रहता है, सेंटर में। मतलब जब तुमको क्यूब दिख रहा है उससे एकदम मिडल में, एकदम यहाँ पर, एकदम सेंटर में। ठीक है, 3D है ना, तो थोड़ा समझाने में डिफ़िकल्ट है। एकदम बीच में रहता है NaCl, एकदम बीच में। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की जगह पर रहता है वो, एकदम बीच में। ठीक है, अच्छा अब क्या, अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे क्या समझ में आया? इससे क्या हुआ कि हम अभी बता सकते हैं कि एक क्यूबिक लेटिस में कितने Na और कितने Cl माइनस आयन्स हैं, मतलब कितने NaCl हैं सिंपली। ठीक है, एक क्यूबिक लेटिस में कितने NaCl हैं। तो ज़रा गौर से देखो, इसको समझने के लिए तुमको ये समझना पड़ेगा कि NaCl का कंट्रीब्यूशन इस क्यूबिक लेटिस में कितना है। NaCl का कंट्रीब्यूशन इस क्यूबिक लेटिस में कितना है, कैसे पता चलेगा? ज़रा सोचो, सिर्फ एक क्यूबिक लेटिस तो नहीं होगा, बहुत सारे क्यूबिक लेटिस होंगे। यहाँ पर भी एक और एक क्यूबिक लेटिस बना हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी Na का सपोज एक बॉल है यहाँ पर। ठीक है, एक बॉल है। ठीक है, तो ये बॉल है Na प्लस का। तो ये बॉल इस क्यूबिक लेटिस में भी थोड़ा सा इसका पोर्शन है, और इस लेफ्ट वाले क्यूबिक लेटिस में भी इसका थोड़ा सा पोर्शन है। ठीक है ना? अभी इसके ऊपर भी लेटिस बना हुआ होगा, इसके ऊपर भी अपना क्यूबिक लेटिस होंगे, ऊपर होगा, साइड में होगा, नीचे होगा, ऊपर होगा, मतलब हर जगह पर होगा।
ठीक है, यहाँ पर भी होगा अपना लाइक दिस, ऐसे भी होगा, साइड में भी होगा, साइड में भी होगा, क्या ऐसे भी होगा। तो यहाँ पर भी एक NaCl का सपोज बॉल है, तो इस बॉल का हाफ पोर्शन इस तरफ और ये पोर्शन इस तरफ। ओके, तो ऐसा करके कितने Na प्लस आयन्स हैं, तो मुझे बताओ अच्छा मुझे बताओ, तुमने मैथ्स में क्यूब पढ़ा होगा, क्यूब के एज कितने होते हैं? 12 एज होते हैं। क्यूब के 12 एजेस होते हैं। एज मतलब ये वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक, 12 एजेस। तो 12 एजेस में अगर 1/12 Na प्लस आयन्स होंगे। क्यों 1/12? बिकॉज पूरा नहीं है ना, फुल पोर्शन नहीं है इसका। इतना पोर्शन वो दूसरे लेटिस में है और इतना पोर्शन इस वाले लेटिस में है, तो इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना होगा? 1/12, ठीक है, 1/12। अच्छा सॉरी, कंट्रीब्यूशन होगा 1/12। और कहाँ पर है, कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा अपना 1/12 हो गया। हाँ, एक्चुअली 1/4 होगा, सॉरी 1/4 इतना कंट्रीब्यूशन देगा, ठीक है। अब कितने सारे सोडियम आयन्स हैं टोटल, ठीक है, सेंटर का छोड़ दो, कितने हैं? एजेस कितने हैं? देखो एजेस है 12, तो 1/4 इंटू 12 इक्वल्स टू 3, और सेंटर में एक है, इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि एक सबसे मिडिल में है, तो इसका कंट्रीब्यूशन होगा फुल 1, तो 3 + 1 इतना होगा 4। ये होगा टोटल कंट्रीब्यूशन, मतलब टोटल नंबर ऑफ Na आयन्स इन 1 क्यूबिक लेटिस। ओके, तो देखो, तो फिर से बताता हूँ, जितने भी सोडियम के आयन्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/4 ऑफ द यूनिट सेल, 1/4 ऑफ द यूनिट सेल। और कितने Na प्लस आयन्स हैं? टोटल 12 है। यहाँ पर देखो एजेस में है, सेंटर को लेकर 13 होता है, लेकिन 12 हम मानते हैं पहले तो 1/4 इंटू 12 मतलब क्या, कैंसिल होगा 3। और जो सेंटर वाला है इसका कंट्रीब्यूशन पूरा 1 है। क्यों? बिकॉज ये सबसे बीच में है, तो इसको कंट्रीब्यूशन जो है, मतलब इसका होल पार्ट ही क्या है, होल पोर्शन ही इस क्यूबिक लेटिस के अंदर है, ठीक है। तो इसका कंट्रीब्यूशन होगा 1, तो 3 + 1 कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ सोडियम आयन्स हो जाते हैं अपना 4। तो इतने सोडियम आयन्स होते हैं एक लेटिस के अंदर, मतलब कंप्लीट सोडियम आयन्स की बात कर रहा हूँ मैं, कंप्लीट, नॉट हाफ, नॉट ओके फ्रैक्शनल नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर हो गए भाई अपने 1/4 इंटू 12 + 1, तो ये हो जाएगा अपना 3 + 1 4 Na प्लस आयन्स प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल। ये क्या है? ये एक यूनिट सेल है, दिस इज़ 1 यूनिट सेल, ठीक है, दिस इज़ द 1 यूनिट सेल। मतलब लेटिस तो बहुत बड़ा है, लेटिस क्या है? लेटिस मतलब इनका कलेक्शन, ऐसा अगर क्यूबिक का कलेक्शन देखो, ऐसे कलेक्शन, मतलब मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, इनका कलेक्शन। अभी मैं इनमें से सिर्फ एक सिंगल को मैं दिखा रहा हूँ, ओके। तो इसमें टोटल कितने हो गए? सिर्फ 4 Na प्लस आयन से कंप्लीट एकदम होल पोर्शन इनमें है। अब क्लोराइड की बात करते हैं। क्लोराइड कहाँ पर प्रेजेंट है? कॉर्नर्स में। मुझे बताओ क्यूब में कितने वर्टाइसेस होते हैं, मतलब कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8 वर्टाइसेस होते हैं क्यूब में। तो हर एक क्लोरीन एटम एकदम कोने में है, तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या होल होगा? क्या नहीं होगा। वाई नॉट होल? पूरा कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं होगा? बताओ, व्हाट्स द रीज़न? रीज़न इज क्योंकि भाई मेरे पास यहाँ पर भी एक लेटिस होगा, मतलब सॉरी यहाँ पर भी एक यूनिट सेल होगा, यहाँ पर भी एक यूनिट सेल होगा। तो इस सपोज एक बॉल है, मेटल का बॉल, ठीक है, इस मेटल का बॉल का तो पोर्शन, ये वाला पोर्शन इस यूनिट सेल में जाएगा, ये वाला पोर्शन इस वाले इसमें, और ये वाला पोर्शन आएगा इसमें, और एक पोर्शन सपोज यहाँ पर चला गया और एक यूनिट सेल में। तो पूरा कंट्रीब्यूशन ये इस वाले यूनिट सेल में नहीं दे पा रहा है, ठीक है, तो उसका 1/8 हो जाएगा। तो 1/8 होगा, ठीक है। ज़्यादा दिमाग में जोर मत लगाओ भाई, आराम से सोचो। 1/8 इंटू कितने होंगे क्लोराइड के आयन्स कितने हैं यहाँ पर? कॉर्नर्स की बात कर रहा हूँ, कॉर्नर्स में कितने हैं?
कितने कॉर्नर्स होते हैं क्यूब के? 8। सो 1/8 कितना हो जाता है? 1 प्लस, अब मैंने क्या बोला था, फेस के सेंटर में है, या जो फेस है इसके सेंटर में, तो कितने सारे फेसेस होते हैं क्यूब में? 6 फेसेस हैं। तो क्या इनका कंट्रीब्यूशन भी 6 होगा? जी नहीं, 1/2 होगा। उनका कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा, 1/2, और फेस है 6, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, तो 1 + 3, ये भी कितने हो गए? 4 क्लोराइड के आयंस। सो वी कैन से दैट एक NaCl में, सॉरी, 1 यूनिट सेल में 4 Na+ आयंस होते हैं और 4 Cl- आयन होते हैं, या फिर अल्टीमेटली ये भी कह सकते हो और 4 NaCl होते हैं। ओके, ठीक है। इतना ज़्यादा इसको सोचने वाली कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा मैं कुछ समझा रहा हूँ, एडवांस है ये थोड़ा सा। अभी देखो, 2 एटम्स, यहाँ पर देखो बहुत सारे एटम्स हैं। सपोज ये एटम है और ये एक एटम है, ठीक है। ये एक एटम है और ये और एक एटम है, तो इनके बीच में हमेशा गैप होता है। यू कैन सी द गैप। ओके, इनके बीच में जो गैप होता है उसको कहा जाता है वॉइड्स। ओके, और इसी वॉइड्स में वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड होकर रहते हैं, रिमेन ट्रैप्ड। ठीक है, तो ये बस एटम्स हैं, और एटम्स के बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम कहते हैं वॉइड्स। उनमें वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड होकर रहते हैं, ठीक है। और मैं किस वाटर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ? मैं इस वाले वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो आपको दिख रहा है, .2H2O, इसके बाद .12H2O, ठीक है। अच्छा, अब भाई ये समझा कर क्या क्या फ़ायदा हुआ? मैं ये समझाना चाहता था कि NaCl में, ठीक है, कि एक लेटिस में, क्रिस्टल लेटिस में NaCl का सिर्फ और सिर्फ 4 ही क्या होता है, 4 ही Na आयन और 4 ही क्लोराइड के आयन्स एडजस्ट हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। वैसे ही पार फॉर्मूला यूनिट में लिखो, पार फॉर्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट के पार फॉर्मूला यूनिट में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल्स ही एलोकेटेड हैं, ठीक है। एलोकेटेड नहीं, इज़ एलोटेड, मतलब हाफ मॉलिक्यूल्स ही रह सकते हैं, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज़ एलोटेड। तो मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न यही है, पार फॉर्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, ओनली हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 इज़ एलोटेड, दैट्स वाई द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज दिस, इसलिए हाफ H2O लिखा जाता है, ठीक है। तो बस एक हाफ H2O को समझाने के लिए मैंने पूरा क्या लिख दिया, बहुत कुछ समझा दिया मैंने। ओके, अब तुम NaCl के जगह पर CaSO4 भी ट्राई कर सकते हो, CaSO4 भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तुम यहाँ पर अपना लेटिस बनाकर इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने सारे कैल्शियम के आयंस और कितने सारे सल्फेट के आयंस एक यूनिट सेल में जगह होता है उनका। ओके, तो ये अपना यूनिट सेल है, इसे लिख रखो, ये अपना यूनिट सेल, दिस इज़ द फिगर ऑफ यूनिट सेल। और एक यूनिट सेल की कलेक्शन को हम कहते हैं लेटिस, ओके, क्रिस्टल लेटिस। आगे बढ़ते हैं, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर होगा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हाफ H2O इन प्लास्टर ऑफ पेरिस? द आंसर विल बी पार फॉर्मूला यूनिट ओनली हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इज एलोटेड, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। छोटा सा इसका आंसर है। और
जो अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसके फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा जाता है. सो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑल्सो रिटन एज POP is also written as 2CaSO4 डॉट H2O. ऐसे भी लिखा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूले को. ओके. अब क्या, अब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में तो भाई लगभग बहुत कुछ ही जान चुके हैं ना. इसका एक और मतलब भी है कि इस फॉर्मूला का और एक अच्छा सा मतलब अगर आपको सिंपली बताऊं तो इसका ये मतलब है कि टू मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हो या फिर 2 फॉर्मूला यूनिट्स भी कह सकते हो. 2 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. तो ये 2 मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट के एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को आपस में शेयरिंग करते हैं कि भाई तुम ये पार्ट लो, मैं ये पार्ट लेता हूँ. ठीक है. सो दैट द effective water of crystallization for 1 calcium sulfate unit comes to half molecule of water. ठीक है, बस इतना सही है. एक और इसको अगर हम सिंपली बात करें तो इसके बारे में. ठीक है. अच्छा, तो ये हो गया अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस के मतलब क्यों हाफ H2O लिखा जाता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. Number 1 property, it's a white powder. It's a white powder. Number 2, it has a very remarkable property of setting into a hard mass on wetting with water. तो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में सूख पानी के साथ मिक्स होने के बाद सूख कर एक हार्ड सब्सटेंस मतलब हार्ड सॉलिड मास सब्सटेंस में सेट हो जाने का इसका एक रिमार्केबल बहुत ही बढ़िया सा एक प्रॉपर्टी है. और जो ये हार्ड मास में कन्वर्ट हो रहा है ये किस लिए हो रहा है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ जिप्सम. क्योंकि मैंने आपको अभी यहाँ पर एक रिएक्शन लिखा था कि जब POP में वाटर ऐड होता है तब वो बन जाता है जिप्सम, और जिप्सम में होता है हार्डनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. ये सूख जाने के बाद ठीक है ये हार्ड हो जाता है. इट गेट्स सेट इनटू ए हार्ड मास ऑन वेटिंग विथ वाटर. और ये आधे घंटे में ही हार्ड हो जाता है भाई. ठीक है. सो इट sets into a hard mass in about half an hour. आधे घंटे में भाई ये हार्ड हो जाता है, इस हार्ड सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है. और ये होता कैसे है? ठीक है. दिस इज बिकॉज ऑफ द सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस ड्यू टू द हाइड्रेशन. ठीक है. टू फॉर्म क्रिस्टल ऑफ जिप्सम्स विच सेट टू. अच्छा,
बस यही है रिएक्शन, ठीक है, यही है रिएक्शन जो मैंने अभी यहाँ पर बताया था। ये वाला रिएक्शन है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ वाटर रिएक्ट, मतलब वाटर मिक्स होता है, तब ये तुमको जिप्सम के क्रिस्टल्स फॉर्म करता है। ओके, इट फॉर्म्स क्रिस्टल्स ऑफ जिप्सम which set to form hard and solid mass। ओके, सिंपल सा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जब भी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस सेट होता है, तब जो वॉल्यूम है उस ऑब्जेक्ट का जहाँ पर इसको सेट किया गया है, ठीक है, या फिर कुछ प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है थोड़ा सा, ठीक है, और इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है इन मेकिंग कास्ट्स फॉर स्टैच्यूज, टॉयज एट्सेट्रा। सो द सेटिंग ऑफ POP is accompanied by a slight expansion in volume due to which it is used in making casts for statues, toys and etc. So when the plaster of Paris gets set, it is accompanied by a slight expansion in volume। इसका वॉल्यूम जो है, इसका साइज़ जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण से इसको स्टैचूज, टॉयज़ में एज ए कास्ट यूज़ किया जाता है। Another point, plaster of Paris should be stored in a moisture proof container। क्यों ऐसा कहा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को एक मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाए, मॉइस्चर प्रूफ में रखा जाता है? बिकॉज अगर मॉइस्चर का प्रेजेंस होगा, मॉइस्चर मतलब क्या? वाटर। ओके, H2 मीन्स वाटर। ओके, तो हमें पता है कि जब POP वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, हमें जिप्सम मिलता है। तो अगर हम POP रख देते हैं एक मॉइस्चर वाले जगह पर या फिर कंटेनर पर, तो तुमको बहुत मतलब कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद ये तुमको और प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं मिलेगा, तुमको जो मिलेगा वो होगा जिप्सम। सो it should be stored in a moisture proof container, as the presence of moisture can cause a slow setting of plaster of Paris by bringing about its hydration। तो धीरे धीरे करके, क्योंकि उसको मॉइस्चर मिल रहा है, मतलब कि उसको H2O मिल रहा है, तो वो धीरे धीरे करके क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है। और आपको तो पता ही है कि जिप्सम सूखने के बाद क्या बन जाता है? हार्ड सब्सटेंस बन जाता है। तो तुमको जो प्लास्टर ऑफ पेरिस चाहिए था वो तो नहीं मिलेगा, बल्कि तुमको एक हार्ड सब्सटेंस मिल जाएगा उस कंटेनर से, है ना, अगर वो कंटेनर मॉइस्चर प्रूफ नहीं हुआ तो। सो दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द मैटर। नाउ एक और टर्म है जो कि वॉशिंग सोडा के रिलेटेड है, दैट इज़ एफफ्लोरोसेंस। ओके, एफरवेसेंस भी है, अब ये है एफफ्लोरोसेंस। क्या है ये देखते हैं। एफफ्लोरोसेंस, efflorescence, the phenomenon of gradual loss of 9 water molecules from washing soda when kept in open is known as एफफ्लोरोसेंस। तो एफफ्लोरोसेंस का मतलब होता है जब हम वॉशिंग सोडा को ऐसे खुला रख देते हैं तो उसमें से जो 9 वाटर मॉलिक्यूल्स है वो धीरे धीरे
लॉस मतलब लूज़ हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि तो तुम रिएक्शन को देख सकते हो। तो जब इसको ओपन रखा जाता है तो वाशिंग सोडा जो है, एज यू नो वाशिंग सोडा में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 रहते हैं एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो उसमें से 9 वाटर के मॉलिक्यूल्स उड़नछू हो जाते हैं। तो एंड में 10 में से 9 चला गया तो रहता है ओनली 1। सो ये बन जाता है भाई सोडियम कार्बोनेट ओनली 1 हाइड्रेट, ओके। सो Na2CO3 dot H2O plus NH2O. Now one more thing I need to add is जब हम ब्लीचिंग पाउडर को ओपन में रखते हैं, if kept in open calcium oxychloride loses its bleaching action। ये अपने ब्लीच करने की क्षमता को खो बैठता है, ओके। वाई सो? ड्यू टू द रिलीज ऑफ क्लोरीन on reaction with atmospheric कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब तुम ब्लीचिंग पाउडर को ऐसे खुले में बिना किसी कंटेनर के एकदम खुले में रख दोगे, मतलब स्टोर नहीं करोगे, तब क्या होगा? तब ये अपना ब्लीचिंग एक्शन खो देगा, ये और ब्लीच नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसके अंदर से क्लोरीन निकल जाता है। और क्लोरीन निकलता कैसा है? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में रहने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो इस ब्लीचिंग पाउडर से निकल जाता है, ठीक है। तो रिएक्शन कुछ ऐसा है कि ब्लीचिंग पाउडर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Cl2 मतलब क्लोरीन गैस, ओके। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, दिस इज़ नथिंग बट मार्बल डस्ट, ठीक है, मार्बल डस्ट, ओके। तो तुम देख ही सकते हो क्लोरीन जो है वो उड़नछू हो गया है। एंड यू ऑल्सो नो दैट कि जो ब्लीचिंग पाउडर में जो ब्लीचिंग करने का जो मेन काम है वो कौन करता है? क्लोरीन करता है। अभी क्लोरीन ही नहीं बचा तो ब्लीचिंग का खाक होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर अपना ब्लीचिंग एक्शन खो देता है, बिकॉज अपना मेन इंग्रेडिएंट क्लोरीन ही नहीं रहता, ओके। आगे बढ़ते हैं। नाउ यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है देख लेते हैं। नंबर 1, इट इज़ यूज इन हॉस्पिटल्स। इसको हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है बिकॉज फ्रैक्चर्ड बोन को ये ठीक करने में मदद करता है। अभी कैसे ठीक करता है? क्या ये फ्रैक्चर बोन को फिर से जॉइन करवा देता है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो क्या करता है कि फ्रैक्चर्ड बोन को एक राइट पोजीशन में पकड़ के रखता है, हिलने नहीं देता इसको, ठीक है। फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन, टूटे हुए हड्डी को वो एक ही पोजीशन पर मेंटेन रखता है जिससे कि और कोई फर्दर इश्यूज ना हो, टू एंश्योर करेक्ट हीलिंग, ठीक है, टू एंश्योर करेक्ट हीलिंग, ठीक है। इसको मैं मुंह से ऑरली बोलता हूँ और लिखता नहीं है। तो क्या होता है हॉस्पिटल्स में प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़, अगर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है तो आपने देखा होगा कि आपके हाथों में अगर कोई क्रैक आता है बोन में, या फिर हड्डी टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तब क्या किया जाता है? तब प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। जिससे क्या होता है? एज यू नो प्लास्टर पेरिस क्या होगा? मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाएगा? जिप्सम हो जाएगा। और वो जिप्सम क्या हो जाएगा? हार्ड सॉलिड बन जाएगा। तो अपने हाथों को वो एक करेक्ट पोजीशन में पकड़ के रखेगा जिससे कि आपका जो हाथ है वो एकदम जल्दी से ठीक हो जाए, ओके। ये अपने फ्रैक्चर बोन को स्ट्रेट रखता है। इट कीप्स द फ्रैक्चर्ड बोन स्ट्रेट, and this use is based on the fact that when plaster of Paris is mixed with a proper quantity of water, तो एक्चुअली इसको एक प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर के साथ इसको ऐड किया जाता है, और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर तो है ही,
तब क्या होता है, इसको जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है उस जगह पर, उस वाले पार्ट पर लगा दिया जाता है, और आफ्टर हाफ एन आवर इट सेट्स इनटू ए हार्ड मास, एक भारी भरकम बन जाता है वो मास, एक सॉलिड सब्सटेंस बन जाता है। और ऐसे जो अपने बोन के जॉइंट्स होते हैं वो एक फिक्स्ड पोजीशन में, ठीक है, रहते हैं। और इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग कास्ट्स इन डेंटिस्ट्री ऑल्सो used for making casts in dentistry। ये सब चीज़ें आपको मेमोराइज कर लेना है, बिकॉज बाद में अगर क्वेश्चन में आता है तो आपको एकदम अच्छे से लिखना है। ओके। नंबर 2, यूज्ड इन मेकिंग टॉयज़, खिलौने बनाने में भी यूज़ होता है, बिकॉज यू नो भारी भरकम है, ये सॉलिड चीज़ है ना, इसलिए इसको टॉयज़ बनाने में यूज़ किया जाता है। डेकोरेटिव मटेरियल बनाने में यूज़ किया जाता है, डेकोरेटिव मटेरियल्स। फिर चीप ऑर्नामेंट्स, सस्ते ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज़ किया जाता है। कॉस्मेटिक्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है, कॉस्मेटिक्स। फिर ब्लैक बोर्ड चॉक, ब्लैक बोर्ड चॉक, ब्लैक बोर्ड के चॉक बनाने में भी यूज़ किया जाता है। और कास्ट्स फॉर स्टैच्यूज़, कास्ट फॉर स्टैच्यू बनाने में भी यूज़ किया जाता है, सिंपल सी बात है। ओके। और ये एक्चुअली एक फायर प्रूफ मटेरियल है, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये एज ए फायर प्रूफ मटेरियल इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। मतलब ये आग पकड़ता नहीं है, दिस मटेरियल डजेंट कैच फायर, ठीक है, इसलिए इसको फायर प्रूफ मटेरियल की तरह भी यूज़ किया जाता है। एंड नंबर 4, इट इज़ यूज्ड इन केमिस्ट्री लेबोरेटरीज। अगर आपने आपके स्कूल में आपने देखा होगा शायद कि केमिस्ट्री लेबोरेटरी को अगर उसमें कोई छेद है, एयर गैप्स है तो एपरेटस में, तो उस एयर गैप्स को प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज़ से बंद कर दिया जाता है, बिकॉज यू नो प्लास्टर ऑफ पेरिस सेट होकर हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, जिससे कि और एयर पास नहीं होगा, ठीक है, एयर गैप्स नहीं रहेंगे। फॉर सीलिंग एयर गैप्स इन apparatus where airtight arrangement is required, अगर आपके घर में एसी लगाया गया है तब भी आपने देखा होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कभी कभी यूज़ किया जाता है, जिससे कि हवा जो है, कोई भी एयर गैप जो है वो ना रहे। 5th यूज़, लास्ट यूज़ इज़ कि इसको क्या बोलते हैं, इसको यूज़ फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ। जैसे कि अगर आपके घर में किसी भी वॉल को पेंट करना है तो सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस से इसको एकदम स्मूथ, एकदम प्लेन बनाया जाता है। अगर आपके घर में आपने देखा होगा, मैंने तो देखा है, तो अगर आपने देखा होगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से पूरे वॉल्स को एकदम स्मूथ कर दिया जाता है, जिससे कि कोई इसमें हिल्स एंड ग्रुप्स ना रहे, एकदम स्मूथ प्लेन हो जाता है, प्लेन किया जाता है यूजिंग दिस प्लास्टर ऑफ पेरिस बिफोर पेंटिंग एंड फॉर मेकिंग ornamental designs on the ceiling of the houses। आपने देखा होगा कुछ घरों के सीलिंग्स में बहुत लोग कुछ फूल के डिज़ाइंस, बहुत कुछ डिज़ाइंस या फिर अदर बिल्डिंग्स में डिज़ाइन बनाते हैं, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ लेकर बनाते हैं, ठीक है। अच्छा। Now we are going to start our last topic of this chapter, water of crystallization जिसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, मतलब ये हाइड्रेटेड सॉल्ट्स में ही होता है, ओके।
दिस इज़ प्रेजेंट ओनली इन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। ठीक है, मतलब यू कैन से कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिस सॉल्ट में मौजूद होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। ओके, सो व्हाट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का डेफिनेशन कुछ ऐसा है, द वाटर मॉलिक्यूल्स which form part of the structure of a crystal, क्रिस्टल मतलब सॉल्व भी हो सकता है, ऑफ ए क्रिस्टल या फिर कह सकते हो सॉल्ट, आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम वही कहेंगे जो वाटर मॉलिक्यूल्स एक क्रिस्टल या फिर सॉल्ट के स्ट्रक्चर का कुछ पार्ट को फॉर्म करता है, उसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, और जिन सॉल्ट्स में द सॉल्ट्स which contain the salts which contain water of crystallization, water of crystallization water of crystallization are called hydrated salts। तो इसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। ठीक है, जिन सॉल्ट्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होता है उसे हम कहते हैं वो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। और हर एक हाइड्रेटेड सॉल्ट्स में एक फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। every hydrated salt has a fixed number of molecules of water of crystallization in its one formula unit। एक फॉर्मूला यूनिट में हर एक हाइड्रेटेड सॉल्ट का एक फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स हैं, बताता हूँ। पहला एग्जांपल है कॉपर सल्फेट। बेसिकली कॉपर सल्फेट आपको क्या पता है, फॉर्मूला क्या होता है कॉपर सल्फेट? तुम बोलोगे भाई CuSO4, है ना? यू आर करेक्ट, बट इसका ये जो आपने बोला कॉपर सल्फेट, ये एक्चुअली एनहाइड्रस है, मतलब जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ इसका फॉर्मूला बताऊं, इसका असली फॉर्मूला बताऊं, तो वो कुछ ऐसा है। देखो, नंबर 1, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। ठीक है, इसमें होता है 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इन वन फार्मूला यूनिट कॉपर सल्फेट crystals have 5 molecules of water of crystallization। in one formula unit, और इसको लिखा जाता है कुछ ऐसे CuSO4.5H2O। So you can see there are 5 molecules of
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन 1 फार्मूला यूनिट। ओके, तो इसका एक और नाम है, ठीक है, इसका एक और नाम है, इसको ऐसे कहा जाता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट कितने हैं? 5 को हम कहते हैं पेंटा, और H2 को हम कह देते हैं हाइड्रेट। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। पेंटा मीन्स 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, बस सिंपल है। नाउ सेकेंड, मैं और नहीं लिख रहा हूँ, बस कॉपी करके थोड़ा सा वर्ड चेंज कर दूंगा बस, नहीं तो टाइम लगेगा। एज यू नो ऑलरेडी 1 आवर लॉन्ग वीडियो हो चुका है, आई नो इट विल बी बोरिंग। नाउ सेकेंड इज कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल्स। कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन 1 फार्मूला यूनिट। एक्चुअली ये बात कर रहा है जिप्सम की। ओके, दिस इज़ अबाउट जिप्सम। जिप्सम के क्रिस्टल्स की बात कर रहा है। तो जिप्सम के क्रिस्टल का जो फार्मूला है वो तो आपको पता ही है, CaSO4.2H2। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद हैं, और इसका नाम तो तुमको पता ही है, एक और नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, है ना। डाई मतलब 2, अच्छा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। नाउ ये रोमान 2 कर लो। रोमान 3 इज आयरन सल्फेट क्रिस्टल्स। आयरन सल्फेट crystals contain 7 molecules of water of crystallization in 1 formula unit। इसको लिखा जाता है ऐसे FeSO4.7H2O। ओके, इसका एक और नाम भी है जो कि है फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट। हेप्टा मतलब 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। हमने हेप्टागॉन पढ़ा था, हेप्टागॉन, वैसे ही यहाँ पर भी हेप्टा है। हेक्सागॉन, हेप्टागॉन, इसको ऑक्टागॉन, नैनोगॉन, इसके बाद डेकागॉन, है ना। तो वैसे ही हेप्टागॉन का मतलब होता है 7। इसके बाद नंबर 3 हो गया। नंबर 4 पर है number 4 is about sodium sulfate, sodium carbonate, sodium carbonate crystal, मतलब वॉशिंग सोडा की बात कर रहा हूँ। सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स contains 10 molecules of वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन 1 फार्मूला यूनिट। तुमको वॉशिंग सोडा का फार्मूला पता ही है ना। Na2, सॉरी इस कलर से नहीं लिख रहा था, Na2CO3.10H2, और उसका नाम है भाई, क्या नाम है बोला था मैंने, सोडियम कार्बोनेट 10 को क्या कहते हैं? डेकाहाइड्रेट, ठीक है। डेका मीन्स 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ओके, तो ये जो नंबर है, ये नंबर हमेशा फिक्स्ड है एक फार्मूला यूनिट के लिए। दिस इज ऑलवेज फिक्स्ड, ओके। एंड अभी बहुत लोग सोचेंगे कि भाई क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वाटर है, इसका मतलब तो ये सारे के सारे सॉल्ट्स वेट होंगे, गीले होंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन
is a part is a part of crystal substance. ये क्रिस्टल सब्सटेंस का एक पार्ट है ऑफ ए सॉल्ट के क्रिस्टल सब्सटेंस का एक पार्ट है. और सिंस वाटर ऑफ crystallization is not free water, ये फ्री वाटर नहीं होता है. तो क्योंकि फ्री वाटर नहीं है तो ये सॉल्ट को गीला नहीं करता. इट डजेंट वेट द सॉल्ट. ठीक है, तो ये गीला नहीं होता. जो सॉल्ट हमें देखने को मिलता है जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो एकदम परफेक्टली ड्राई है. ठीक है, अच्छा अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या क्या काम करता है देखते हैं. ये जो है gives the crystals, ये उन क्रिस्टल्स उन सॉल्ट के क्रिस्टल्स को the crystals of their salts of the salts their shape, क्रिस्टल्स को उनका शेप और कलर देता है. एंड इन सम केसेस एंड कलर देता है. ठीक है, कुछ केसेस में कलर भी देता है और कुछ केसेस में उनका शेप भी जो बनता है शेप क्रिस्टल का वो एक्चुअली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के लिए बनता ही है. ओके, अब जैसे कि कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल. ओके, इसमें जो आपको पता है कॉपर सल्फेट का कलर होता है क्या, डीप ब्लू कलर या फिर ब्लू कलर भी कह सकते हो. ये किस लिए होता है, ये इस भाई साहब के लिए होता है, इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के लिए ही होता है ये डीप ब्लू कलर. ठीक है, लेकिन अगर तुम सिर्फ और सिर्फ कॉपर सल्फेट को लोगे जो कि एनहाइड्रस होता है, एनहाइड्रस सॉल्ट, तब इसका कलर होता है कलरलेस. ये कलरलेस होता है ओनली अगर मैं वाटर बिना क्रिस्टलाइजेशन की बात करता हूँ. ठीक है, विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ओनली कॉपर सल्फेट, देन इट इज़ कलरलेस. इट इज़ कलरलेस एंड यू नो वी कॉल इट एनहाइड्रस सॉल्ट. ठीक है, तो याद रखो इसका कलर ब्लू होता है और इसका कलर नहीं होता. ओके, दिस इज़ कलरलेस और यू कैन से वाइट कलर का होता है. ओके, कलरलेस भी कह सकते हो या फिर वाइट कलर का कह सकते हो, वाइट कलर. ओके, अच्छा, तो बेटर इट विल बी ओके इफ़ यू से इट वाइट. इट इज़ अ वाइट कलर. जैसे कि एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि आयरन सल्फेट आपको पता ही है, FeSO4 डॉट 7H2. कलर क्या होता है इसका, कलर होता है डीप या फिर पेल ग्रीन है ना. और ये कलर किसके लिए आता है, इस भाई साहब के लिए, फिर से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के लिए है ना. अच्छा, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ FeSO4 लोगे, मतलब एनहाइड्रस सॉल्ट लेते हो, तब उसका कलर कुछ नहीं होता. इट इज़ ब्लू इन कलर, सॉरी वाइट इन कलर. ठीक है, अगर कोई क्या बोलते हैं इसको, कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके साथ नहीं हो तो. इसके बाद जैसे कि अपना एक और एग्जांपल लेता हूँ, कॉपर सल्फेट हो गया, आयरन सल्फेट, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट मतलब वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल्स और जिप्सम के क्रिस्टल्स, कैल्शियम सल्फेट, इनका कलर वाइट होता है. ओके, दे आर वाइट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ये होते हैं अपना वाइट. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर small topic, action of
एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, मतलब हाइड्रेटेड सॉल्ट्स पर अगर हम हीट देते हैं, मतलब उनको हीट करते हैं, सिंपल सी बात है, तब क्या होता है, तब उन पर क्या असर होता है, आइए देखते हैं. सो एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, तो जब उनको हीट किया जाता है स्ट्रांगली, तब वो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज़ कर देते हैं. When the hydrated salts are heated strongly, they lose their water of crystallization. Okay, so they lose their water of crystallization. By losing water of crystallization, जब उन्होंने अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज़ कर दिया, और अभी आपको पता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही उनको कलर और शेप देता है, दे लूज देयर शेप एंड कलर, लूजेस देयर रेगुलर शेप एंड कलर, एंड becomes colorless powdery substance बन जाते हैं. ठीक है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिनके वजह से उनका शेप मिला था, कलर मिला था, अभी वो नहीं है, तो वो अपना रेगुलर शेप कलर लूज़ कर देते हैं और कलरलेस पाउडरी सब्सटेंस बन जाते हैं. तो अभी एनहाइड्रस सॉल्ट का डेफिनेशन, द सॉल्ट्स व्हिच हैव लॉस्ट देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड एनहाइड्रस सॉल्ट्स. तो ऐसे सॉल्ट्स जिन्होंने अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस कर दिया है ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग, ओके, स्ट्रांगली हीटिंग, तो हम कहते हैं क्या, एनहाइड्रस सॉल्ट. और जब हम फिर से इनमें पानी डाल देते हैं, सो व्हेन वाटर इज एडेड to an anhydrous salt, it becomes hydrated once again and regains its color. Okay, it regains its color. So regains color after adding water. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कॉपर सल्फेट, जिसका कलर होता है डीप ब्लू, है ना. तो जब इसको स्ट्रांगली हीट किया जाता है, ये बन जाता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, and water, 5 molecules of water, it goes away, और ये जो है, ये है अपना वाइट होता है कलर में, it is white in color, and this process is called dehydration of copper sulfate. Dehydration of copper sulfate crystals. ओके, डिहाइड्रेशन मतलब पानी का ख़त्म हो जाना, है ना, सूख जाना. अब ये रिवर्सिबल होता है इन नेचर, दिस इज़ रिवर्सिबल, मतलब हम फिर से इसको दोहरा सकते हैं उल्टा तरीके से. रिवर्सिबल मतलब कि अगर हम कॉपर सल्फेट के एनहाइड्रस वाले सॉल्ट्स में, सो जब कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस सॉल्ट को फिर से पानी मिल जाता है, तो वो बन जाता है फिर से अपना कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल वाला सॉल्ट, मतलब हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बन जाता है ये, विच इज़ ब्लू इन कलर. अरे लिख देता हूँ यार, इट इज़ ब्लू इन कलर, इसमें लिखो it is blue in color, copper sulfate anhydrous is white in color. ठीक है, so anhydrous copper sulfate turns blue on adding water. This property of anhydrous copper sulfate is usually used to detect the presence of moisture, or you can say water in a liquid. ठीक है, किसी भी लिक्विड में मॉइस्चर है या नहीं,
ये इस एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के पाउडर से क्या कहते हैं इसको, टेस्ट किया जाता है। अगर किसी भी लिक्विड में मॉइस्चर है नहीं तो क्या किया जाता है, उस लिक्विड में, ठीक है, उस लिक्विड में, अच्छा सॉरी, कॉपर सल्फेट के पाउडर में, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के पाउडर में, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के पाउडर में कुछ बूंद उस लिक्विड को डाला जाता है। अगर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू हो जाता है वाइट से, इसका मतलब क्या, ऑब्वियसली इसको पानी मिला होगा और वो बन गया क्या, फिर से कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स हाइड्रेटेड वाला। इसका मतलब उस लिक्विड में मॉइस्चर है, मतलब H2O है। और अगर जैसे का तैसा ही रहता है, एनहाइड्रस का वाइट कलर का सॉल्ट ही रहता है, मतलब उस लिक्विड में मॉइस्चर नहीं है। ओके, एंड हेंस वी कैन से दैट दिस चैप्टर हैज़ एंडेड। वेरी गुड चैप्टर, वेरी इंफॉर्मेटिव चैप्टर। अगर कुछ और भी कुछ बाकी रह गया है तो मैं अपलोड कर दूंगा। और अभी के लिए इस चैप्टर का हमें एंड मिल चुका है, एंड दिस इज़ फाइनली द एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल चैप्टर।